हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी, जो क्या होता है, ग्लोब्यूल होता है, अंडाकार संरचना होती है, जिसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो वो नोड वाले पोर्शन पे पाया जाता है। जो ग्लोब्यूल की जो स्थिति होती है वो न्यूक्लियस के ठीक नीचे पाई जाती है। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो नर जननांग की उपस्थिति मादा जननांग के ठीक नीचे की तरफ होती है और ये सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर ही ये ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ तक हमने डेवलपमेंट की बात कर ली थी पूरी तरह से कि किस तरह से ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट होता है और उस ग्लोब्यूल में एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या पुंमनुजनन कहते हैं। तो ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि इनकी विमुक्ति कैसे होती है, या मैं कहूँ कि ये जो ग्लोब्यूल रहते हैं, इन ग्लोब्यूल से स्पर्म कैसे निकलते हैं या उनकी विमुक्ति कैसे होती है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो देखो कि जल का अवशोषण करके जो उसकी शील्ड सेल्स होती है, जिसे हम परिरक्षित कोशिकाएं कहते हैं। ये जो परिरक्षित कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम शील्ड सेल्स कहते हैं, ये फट जाती है। फट जाने के कारण क्या होता है कि जो इसकी रेडियल सेल्स होती है, उन रेडियल सेल से एंथ्रीडियल फिलामेंट या पुंमणु तंतु विमुक्त हो जाते हैं और पुंमणु तंतुओं से बने पुंमणु या स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से इन एंथ्रोजोइड्स या स्पर्म की विमुक्ति होती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो इन नर युग्मकों की विमुक्ति कैसे हो रही है कि परिरक्षी कोशिकाएं जल का अवशोषण करके फूल जाती है और टूट जाती है या फट जाती है, जिससे कि एंथ्रीडियल फिलामेंट मुक्त होते हैं। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स में एंथ्रीडियल मदर सेल्स या मातृ कोशिकाएं होती है, जिनसे कि एंथ्रोजोइड्स या स्पर्म का निर्माण होता है और इस तरह से स्पर्म रिलीज होते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस एक अंडाकार या ओव्यूलर स्ट्रक्चर होती है जो कि कलरलेस होती है, मीन्स रंगहीन संरचना होती है। ये जो न्यूक्लियस है, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है वो चीज़ देखो आप। जैसे कि मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर स्थित होता है, यानी कि ये जो मादा जननांग होता है वो नर जननांग के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो नर जननांग यहाँ पे ग्लोब्यूल हो गया, मादा जननांग यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसका विकास कहाँ से होता है वो देखो। ये है पर्व, ये है पर्व संधि, जिसे कहते हैं नोड, और इसे कहते हैं इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड है, इसके ठीक ऊपर नोड होता है, मीन्स दो पर्वों को जोड़ने वाला कनेक्शन पर्व संधि कहलाता है, या दो इंटरनोड्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर नोड कहलाती है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसका विकास पर्व संधि या नोड के ऊपर होता है। तो नोड के ऊपर स्थित कोशिकाओं से होता है, और वो कोशिकाएं कौन सी होती है, जो ग्लोब्यूल इनिशियल या ग्लोब्यूल प्रारंभिका होती है, उस ग्लोब्यूल प्रारंभिका के ठीक ऊपर स्थित कोशिका न्यूक्लियस प्रारंभिका या न्यूक्लियस इनिशियल कहलाती है। कैसे कहलाती है वो देखो। अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ तो मैंने कहा था कि ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस का विकास सीमित वृद्धि करने वाली शाखाओं के ऊपर होता है, लिमिटेड ग्रोथ करने वाली ब्रांच के ऊपर इन ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस का विकास होता है। तो जो सीमित वृद्धि करने वाली जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उनके पर्व संधि वाले भाग पे इनका विकास होता है। तो देखो, तो ये हो गई सेल्स, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पर्व संधि या नोड वाला पोर्शन। तो ये जो सेल होगी नीचे की तरफ, इसे कहेंगे
ग्लोब्यूल इनिशियल, और इसे कहेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियल इनिशियल। इनिशियल मीन्स ग्लोब्यूल प्रारंभिका, ग्लोब्यूल प्रारंभिका या ग्लोब्यूल इनिशियल, न्यूक्लियल इनिशियल या न्यूक्लियल प्रारंभिका। तो प्रारंभिका, कोई भी सेल प्रारंभिका क्यों होगी? जहाँ से उस ऑर्गन का या उस अंग का विकास शुरू हो रहा है या डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जिस पर्टिकुलर सेल से, उसे हम प्रारंभिका कहेंगे। मीन्स जो सेल शुरुआत कर रही है उस अंग को बनाने की, वो यहाँ पे इनिशियल सेल होगी। तो ग्लोब्यूल इनिशियल के ठीक ऊपर स्थित न्यूक्लियल इनिशियल से न्यूक्लियल का विकास होता है, और ये लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पे या सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पे इनका विकास होता है। तो ये जो ग्लोब्यूल इनिशियल सेल होती है, अब डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल या न्यूक्लियल का विकास। अब देखो न्यूक्लियल का विकास कैसे हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे समझो। ये जो न्यूक्लियल होता है, इसका विकास न्यूक्लियल इनिशियल से या न्यूक्लियल प्रारंभिका से होता है। इस न्यूक्लियल इनिशियल में 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं या 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 3 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पे ये जो कोशिका है, जिसे हमने क्या कहा था, न्यूक्लियल इनिशियल या न्यूक्लियल प्रारंभिका, इसमें 2 ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। तो जब 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे तो इससे कि 3 सेल्स का निर्माण होगा। तो ये कोशिकाएं कौन कौन सी होगी? पहले ये समझो, इसमें जब जो ग्लोब्यूल इनिशियल सेल होती है, उस ग्लोब्यूल इनिशियल सेल में जब डिविजन्स होंगे तो उस डिविजन्स के फलस्वरूप कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो मैंने कहा कि जो प्रारंभिका कोशिका होती है, इसमें न्यूक्लियल प्रारंभिका कोशिका, तो न्यूक्लियल प्रारंभिका कोशिका में 2 ट्रांसफर डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे कि ग्लोब्यूल के विकास के दौरान हो रहा था। तो इसमें बेसल जो आधारीय वृंत कोशिका का निर्माण होता है, oogonium या अंड कोशिका का निर्माण होता है, और अंडधन्य कोशिका का निर्माण होता है, और उसके अलावा प्राइमरी नेक सेल का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ओवरऑल आप देखो, ये हो गई नीचे की तरफ, अब देखो, इसमें होते हैं 2 अनुप्रस्थ विभाजन, एक विभाजन यहाँ हुआ, दूसरा विभाजन यहाँ हुआ। तो जो न्यूक्लियल इनिशियल या न्यूक्लियल प्रारंभिका कोशिका होती है, उसमें 2 अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी वृंत कोशिका, जिसे कहते हैं प्राइमरी पेडिकल सेल, प्राथमिक पर्व संधि कोशिका, जिसे कहते हैं नोडल सेल, और
सबसे ऊपर की तरफ गोलाकार जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं ऊगोनियम सेल या अंड कोशिका, अंडधानी कोशिका। अब देखो, इसमें से जो पेडिकल सेल होती है, इस पेडिकल सेल या प्राथमिक वृंत कोशिका में, या मैं यूँ कहूँ आधारीय वृंत कोशिका में आगे कोई भी विभाजन नहीं होता। इसमें जो ये कोशिका होती है इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता। और उसमें जो पर्वसंधि कोशिका होती है, इस पर्वसंधि कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। और इसमें जब विभाजन होंगे तो इसमें 5 सेल्स का निर्माण होता है, 6 सेल्स का निर्माण होता है। उन 6 सेल्स या 6 कोशिकाओं में से जो 5 कोशिकाएं होती हैं वो परिधि का निर्माण करती है या परिधि की ओर शीर्ष मुकुट का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं यहाँ पे कोरोना। और जो एक सेल होती है वो यहाँ पे होती है सेंट्रल सेल या केंद्र सेल होती है। अब इसको समझो, न्यूक्लियल इनिशियल में 2 ट्रांसफर डिवीज़न हुए, 2 अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आधारीय वृंत कोशिका, पर्वसंधि कोशिका और अंडधानी कोशिका, जिन्हें मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया है। अब जो इनमें से प्राथमिक वृंत कोशिका आधारीय वृंत कोशिका या जो बेसल पेडिकल सेल होती है, इसमें आगे कोई भी विभाजन नहीं होता है। जबकि जो नोडल सेल या पर्वसंधि कोशिका होती है, इस पर्वसंधि कोशिका में आगे विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। उन अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप 6 सेल्स बनती है, जिनमें से 5 सेल्स परिधि की ओर या परिधीय मुकुट का निर्माण करती है। जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो मुकुट की कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, कोरोना कोशिकाएं होती है या कोरोना का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो मुकुट है वहाँ उसे क्या कहेंगे हम, कोरोना। तो ये जो परिधीय 5 कोशिकाएं होती है, ये शीर्षस्थ मुकुट कोरोना का निर्माण करती है और बीच में एक केंद्रीय कोशिका होती है। फिर देखो, इसमें जो अंडधानी कोशिका होती है, इस अंडधानी कोशिका में क्या हो रहा है, इस अंडधानी कोशिकाओं में विभाजन होंगे। विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक तो वृंत कोशिका और दूसरी है यहाँ पे ऊगोनियम सेल। अब देखो, अंडधानी कोशिका, जैसे कि मैंने बताया कि जो आधारीय वृंत कोशिका है वो आगे डिवीज़न नहीं करती। जो पर्वसंधि या नोडल सेल होती है वो पेरिक्लाइनल या फिर मैं यूँ कहूँ कि परिणतिक विभाजन या अनुप्रस्थ विभाजन करके 5 परिधीय कोशिकाओं से मुकुट का निर्माण करती है। जो शीर्षस्थ मुकुट होता है उसे कोरोना कहते हैं। तो इस कोरोना का निर्माण ये 5 सेल्स करती है और बीच में केंद्रीय सेल होती है। फिर आ जाती है गोलाकार अंडधानी कोशिका, जिसे ऊगोनिया सेल भी कहते हैं या ऊगोनिया कहते हैं। ये जो कोशिका होती है इसमें विभाजन होते हैं। तो ये जो कोशिका होती है उसे ऊगोनिया प्रारंभिका भी कह सकते हैं या ऊगोनियम इनिशियल या ऊगोनिया प्रारंभिका भी कह सकते हैं। किसको? इसको। तो इस ऊगोनिया में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और अनुप्रस्थ विभाजनों से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो 2 कोशिकाएं कैसी होती है? एक तो होती है आधारीय वृंत कोशिका, जिसे पेडिकल सेल भी हम कह सकते हैं। तो इसमें एक तो आधारीय वृंत कोशिका का निर्माण होता है और दूसरा इसमें ऊगोनियम सेल का निर्माण होता है। और ये जो ऊगोनिया सेल होती है ये आगे जाके एग का या मादा युग्मक का या फिर फीमेल गैमेट का निर्माण करती है। तो इस तरह से इनमें इसका निर्माण होता है। तो क्या होता है वो देखो कि ये जो ऊगोनिया सेल होती है, इस ऊगोनिया सेल में विभाजन होते हैं। विभाजन से क्या हो रहा है
कि एपिकल ये जो ऊगोनिया होती है, इस ऊगोनिया में विभाजन से दो असमान कोशिकाएं बनती है। तो ये जो दो असमान कोशिकाएं होती है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो पर्व संधि की कोशिकाएं 6 होती है, जिनमें से 5 ने तो मुकुट का निर्माण कर लिया, और जो बीच में नीचे की तरफ बची हुई सेंट्रल सेल्स होती है, इन सेंट्रल सेल्स को आगे कहते हैं ट्यूब सेल्स। ये बची हुई कोशिकाएं ट्यूब सेल्स कहलाती है। भाई 5 कोशिकाओं ने तो कोरोना का निर्माण कर लिया, जो बची हुई कोशिका होती है उसे ट्यूब सेल्स कहते हैं, जो आगे विभाजन करके ट्यूब सेल्स का निर्माण करती है, तो इसे ट्यूब सेल कहेंगे। अब देखो, जो ऊगोनियम सेल है, उस ऊगोनियम सेल में उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में विभाजन होंगे, और विभाजन से 4 डॉटर न्यूक्लियस या 4 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें एपिकल पोर्शन पे 1 न्यूक्लियस होता है और बेसल पोर्शन पे 3 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, वो चीज़ें बाद में करेंगे। पहले ये देखो कि इस तरह से इसमें ऊगोनियम सेल्स का निर्माण होता है। अब इन ऊगोनियम सेल्स से एग का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि इस तरह से इसमें ऊगोनियम या अंडधानी कोशिका से अंड का निर्माण हो रहा है। तो अंड का निर्माण कैसे होगा कि ऊगोनिया सेल्स में डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होने से वृंत कोशिका और इस ऊगोनियम सेल का निर्माण होगा। तो कैसे हो रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वो देखो, ये यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे देखो, ये देखो आप, मैंने ये इस डेवलपमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे समझा दिया कि इस तरह से कोरोना सेल्स का निर्माण इन कोशिकाओं ने किया, ट्यूब सेल्स का निर्माण इस कोशिका ने किया, जो बची हुई कोशिकाएं थी कोरोना बनने के बाद में उन सेल्स ने ट्यूब सेल्स का निर्माण किया। जो ये वाली अंडधानी कोशिका है उसने इस पार्ट का निर्माण किया यहाँ पे ऊगोनियम का, और जो ये नीचे वाली वृंत कोशिका होती है जो आगे विभाजन नहीं करती है, उसने यहाँ पे इसका पेडिकल सेल या आधारीय वृंत कोशिका का निर्माण किया, और इसमें मियोसिस होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मादा युग्मकों या अगुणित फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे निर्माण होता है। अब देखो, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखो, अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे कहते हैं हम निषेचन, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है वो चीज़ें आप यहाँ पे देखो। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तब उस वक्त क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो निषेचन के प्रोसेस में क्या होता है या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाता है या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि डिप्लॉइड या द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पे oospore कहेंगे इसको। तो जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तब क्या होता है कि ये जो कोरोना सेल्स होती है, ये कोरोना सेल्स नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में श्लेष्मीय स्रवण का कार्य करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, तो तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स इस स्रवण से आकर्षित होते हैं और इसके पास में आ जाते हैं। कोरोना सेल्स ने क्या काम किया यहाँ पे कि वो नष्ट हो जाएगी और स्रवण करेगी। स्रवण से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो तैरते हुए
स्पर्म्स या एंथ्रोजोइड्स होते हैं जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं, वो तैरते हुए इसकी तरफ आकर्षित होंगे और आ जाएंगे, इसके पास में आ जाएंगे। फिर ये जो ट्यूब सेल्स होती है, ये ट्यूब सेल्स टूट कर अलग हो जाती है। तो ट्यूब सेल्स जब टूट कर अलग हो जाएगी तो ये जो पास में आए हुए स्पर्म या नर युग्मक होते हैं जिन्हें एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, वो इन दरारों के माध्यम से इस oogonium में प्रवेश कर जाएंगे या इस अंडधानी में प्रवेश कर जाएंगे। जब इस oogoनियम में ये एंटर कर जाएंगे तब यहाँ पे उपस्थित हैप्लॉइड न्यूक्लियस से ये फ्यूज़ हो जाएंगे, या यहाँ पे उपस्थित जो एग होता है या अंड कोशिका होती है उसके साथ ये संलयित हो जाएंगे और इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। संलयित होते वक्त क्या होता है कि स्पर्म का जो केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, तो स्पर्म का केंद्रक एग के केंद्रक से मिक्स हो जाता है या संलयित हो जाता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। मीन्स इसमें इस तरह से जाइगोट बन जाता है। अब देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसमें, जैसे कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मीन्स एग और स्पर्म या एंथ्रोजोइड एक दूसरे से संलयित हो गए, तो संलयित होने के बाद में एक द्विगुणित संरचना हमें प्राप्त हो गई। ये जो द्विगुणित संरचना है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, इसमें होते हैं विभाजन। विभाजन से ऐसे ये जो द्विगुणित संरचना होती है इसमें हो गए विभाजन, और विभाजन और डिवीज़न होंगे तो क्या होगा वो देखो। जब इसमें विभाजन होंगे तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें जब विभाजन होंगे ना, वो पहले होंगे केंद्रक में, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, केंद्रक विभाजन होगा। तो ऊपर की ओर एक केंद्रक व नीचे की ओर 3 केंद्रक आ जाते हैं ऐसे। ऊपर वाली कोशिका में एक केंद्रक और नीचे वाली कोशिका में 3 केंद्रक आ जाते हैं। जो ऊपर वाली कोशिका होती है, जो साइज में कैसी होती है, छोटी, तो जो ऊपर वाली कोशिका होती है, इस ऊपर वाली कोशिका में फिर से डिवीज़न होता है और फिर से डिवीज़न होने के बाद में यहाँ पे स्टेम का निर्माण हो रहा है, या फिर मैं कहूँ प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। जब ये जर्मिनेट होंगी ये सेल्स, तो जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करेगी, प्रोटोनिमा का, प्राइमरी प्रोटोनिमा का। ये जो एक कोशिका होती है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल बनाती है, और दूसरी जो सेल होती है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, राइजोइडल सेल। अब देखो ये जो नीचे की कोशिका होती है ये आगे विभाजन नहीं करती है, ठीक है, ये नीचे की कोशिका है और आवरण का निर्माण करेगी। तो द्विगुणित जाइगोट में जब डिवीज़न हुए तो नीचे वाली जो त्रिकेंद्र की अवस्था होती है, या नीचे वाली सेल में जो त्रिकेंद्रक होते हैं वो एक कवर की तरह कार्य करती है। जो ऊपर की सेल होती है जो छोटी होती है, इस ऊपर की सेल में लंबवत विभाजन होंगे जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी। तो ये जो 2 कोशिकाएं बनती है उनका नाम क्या क्या है, एक कोशिका होगी प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल और दूसरी होगी प्राइमरी राइजोइडल सेल। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल्स होती है वो आगे बढ़कर प्राथमिक प्रोटोनिमा तंतु से द्वितीयक प्रोटोनिमा तंतु का निर्माण करती है, और जो प्राइमरी राइजोइडल सेल होती है वो राइजोइड्स या मूलाभासों का निर्माण करती है। ये जब जर्मिनेट होती है तो ये जर्मिनेट होकर कारा के प्लांट का निर्माण करती है, या कंप्लीट कारा में मॉडिफाई हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है। तो ये किसका निर्माण करेगी, कारा का निर्माण करेगी। प्राथमिक प्रोटोनिमा से द्वितीयक प्रोटोनिमा बनाएगी, तृतीयक प्रोटोनिमा बनाएगी, और इस तरह कारा के प्लांट का निर्माण करेगी। और ये जो संरचना होती है वो कारा के जड़ वाले भाग का मीन्स मूलाभासों का निर्माण करेगी जो जल का अवशोषण करता है। और इस तरह से इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, या इस जो फर्टिलाइजेशन से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है उसमें इस तरह से कारा के प्लांट का निर्माण होता है। अब मैं ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ ना, तो जो कारा की लाइफ साइकिल होती है उसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
पत्र कलिकाओं के द्वारा, कंद के द्वारा और प्राथमिक व द्वितीयक प्रोटोनिमा के द्वारा हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये देखो, ये है कारा का लाइफ साइकिल। तो आप देख सकते हैं जब कारा में हमने असेक्सुअल या अलैंगिक जनन पढ़ा था तो किसके द्वारा हो रहा था, या तो प्रोटोनिमा के द्वारा या बल्बिल्स या पत्र कलिकाओं के द्वारा या फिर कंद के द्वारा या ट्यूबर के द्वारा उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें पर्व संधियों पे ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल मीन्स नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण होता है, जिससे क्या क्या बनते हैं, स्पर्म और एग मीन्स नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं, जिनके बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि एक द्विगुणित या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिससे कि जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट का जब जर्मिनेशन होता है तो प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। फिर इस तरह से फिर से ये आगे विभाजन करके कारा का निर्माण करते हैं और इस तरह से आपके कारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।